एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज रेगुलरली यहाँ पे मैं एमसीक्यूज करवाती हूँ। सो 2 दिन से क्लास नहीं हुई है जस्ट बिकॉज आई वॉज लिटिल बिट बिजी। सो ऑलरेडी मैं 1780 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। 1781 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा आरआरबी के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आरआरबी के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो। एक बैच है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी फीस रहेगी ओनली एंड ओनली 1299। ये दोनों ही बैचेस आरआरबी के 3 मंथ्स के बैचेस हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड ऑल सब्जेक्ट के नॉन नर्सिंग क्लासेस भी करवाऊंगी। एंड थ्योरी बैच जो रहेगा उसकी फीस रहेगी ओनली 2299, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट की फुल थ्योरी करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें भी करवाऊंगी, प्लस बेसिक से स्टार्ट होगा ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। इसमें भी एमसीक्यूज रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, प्लस नॉन नर्सिंग की क्लासेस रहेंगी। तो कोई भी बैच जो है आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। नॉन नर्सिंग की क्लासेस इंक्लूडेड है, प्लस 3 मंथ्स के दोनों बैचेस हैं। इस नंबर पे मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके। सो चलती हूँ मैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहा है, 1781। तो प्रीवियस वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा। 12:30 जो है आप लोगों की क्लास रेगुलरली होती है 12:30 PM। सो क्वेश्चन है, डिसऑर्डर इन विच पेशेंट मेंटेन्स अ फिक्स्ड पोस्चर विदाउट एनी मूवमेंट। तो वो कौन सा पोजीशन है, कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट एक फिक्स्ड पोस्चर बना लेता है कोई मूवमेंट किए बिना। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। मैनरिज्म, कैटापेलेक्सी, नेगेटिविज्म या फिर प्रिजर्वेशन। सो इट्स अ कैटापेलेक्सी। कैटापेलेक्सी क्या होता है कि पेशेंट किसी मूवमेंट किए बिना, ठीक है, एक ही पोस्चर में, फिक्स्ड पोस्चर में बैठा रहता है, कोई भी मूवमेंट नहीं करता। ठीक है ना। मैनरिज्म क्या होता है, पर्टिकुलर वे ऑफ सेइंग और स्पीचेस। ठीक है, जैसे कि अननेसेसरी किसी चीज की, जैसे कि अभी सैल्यूट करने की कोई नीड भी नहीं है, तब भी जो पेशेंट है वो क्या कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, सैल्यूट कर रहा है। ठीक है ना। अननेसेसरी मैनरिज्म वाली चीजें करना, मैनरिक मूवमेंट्स करना, दैट इज कॉल्ड योर मैनरिज्म। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका कैटापेलेक्सी। कैटापेलेक्सी जो है हमने बता दिया है। एंड नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म क्या होता है कि पेशेंट जो है हर टाइम जो है ऑपोजिट, ठीक है ना, ऑपोजिट सोचता है। ठीक है ना, उसका बिहेवियर ऑपोजिट ही रहता है हर एक के लिए, और उसका अपना ही रहता है कि बहुत नेगेटिव सोचता है पेशेंट। क्लियर। सो ये दोनों है। मैनरिज्म आपको बहुत बार पूछा भी जाता है, और मैनरिज्म हमें स्कीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में भी देखने को मिलता है। सो ये भी आता है। ठीक है ना। सो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। डिफिकल्टी इन चूइंग एंड स्वेलविंग ड्यू टू द ड्राई माउथ इज। सो जब पेशेंट को डिफिकल्टी होती है चूइंग एंड स्वेलविंग करने में ड्यू टू ड्राई माउथ, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट, लो फाइबर डाइट, लो रेजिड्यू डाइट। ठीक है। सो तो उसको हम देखो, डिफिकल्टी इन चूइंग एंड स्वेलविंग ड्यू टू ड्राई माउथ इज। सो जब पेशेंट को चूइंग में और स्वेलविंग करने में, क्योंकि काफ़ी लोगों को जैसे कि रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो उसकी कोई ड्राइनेस हो रखी है म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो उस पेशेंट में हम क्या देते हैं, फिर पेशेंट को एक सॉफ्ट डाइट देते हैं जो कि मॉइस्चराइजर भी प्रोवाइड, मॉइस्ट भी करती है पूरी एरिया को, जैसे कि खिचड़ी हो गई। ठीक है। सो वो क्या करेगी, एक तो इजीली स्वेलो भी हो जाएगी, च्यू भी इजीली हो जाएगी, और जो ड्राइनेस है उसको प्रिवेंट भी करेगी। नेक्स्ट है, इफ अ क्लाइंट इज एन on oxygen administration with a non-rebreathable mask, the nurse needs to obtain his arterial blood gas. Then how will the nurse obtain the arterial blood gas sample? तो कह रहा है कि अगर कोई पेशेंट है जो कि ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन पे है, नॉन रीब्रीदेबल मास्क पे है, तो उसका आपने एबीजी का सैंपल लेना है। तो अब आप सैंपल कैसे लोगे, शिफ्ट द क्लाइंट टू नेजल कैनुला, उसे रीब्रीदेबल नॉन रीब्रीदेबल मास्क से नेजल कैनुला पे शिफ्ट कर दोगे, डिक्रीज करोगे ऑक्सीजन फ्लो रेट, obtain the sample without any change, keep the client on room air for 30 minutes। तो
ये क्या करते हैं हम, ऑब्टेन द सैंपल विदाउट एनी चेंज, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन आप सप्लाई कर रहे हो, जो उसे नॉन रिब्रीदेबल मास में ऑक्सीजन जा रही है, उसी से ही पता करना है ना कि वो ऑक्सीजन अंदर जाके कितनी रेजिस्ट कर रही है और कितनी रह रही है, ठीक है ना। तो सेम वे से ही किसी चीज़ को चेंज नहीं करता, जैसे उसका ऑक्सीजन जितना चल रहा है, जो मास्क है उसका वही लगा के वहीं से ही सैंपल लेना है। Next, a patient is planned for surgery and the nurse contract the IV line for give IV fluid to the patient one day prior evening 6 p.m. Why the nurse is it is to done? तो देखो एक पेशेंट है, उसकी सर्जरी प्लान की गई है, तो नर्स जो है उसकी आईवी लाइन लगा रही है एक दिन पहले ही सर्जरी के। तो नर्स ऐसा क्यों करती है? टू प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ माउथ, टू प्रिवेंट थ्रस्ट, टू मेंटेन हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ पेशेंट, टू एलिड एंग्जाइटी। सो ऑब्वियसली क्योंकि सर्जरी होने वाली है तो फ्लूइड एंड ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा पेशेंट में होता है, तो हाइड्रेशन लेवल ऑफ द बॉडी पेशेंट का मेंटेन करने के लिए हम, आपने देखा होगा बहुत सी सर्जरीज में एनपीओ रखते हैं प्लस उसका आईवी फ्लूइड चढ़ा देते हैं, बिकॉज एनपीओ रख रहे हो, नील पर ओरल रख रहे हो, तो आप क्या करते हो कि उसको आईवी चला देते हो सॉरी, ताकि पेशेंट जो है वो उसका हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रहे। नेक्स्ट है, पेशेंट हैज़ pain in the lower abdomen and feel retention of the urine. For excretion of urine, nurse should anticipate that physician prescribe which medication. तो क्वेश्चन कह रहा है कि पेशेंट है, उसको पेन हो रही है लोअर abdomen में और उसको रिटेंशन ऑफ यूरिन फील हो रहा है उसके ब्लैडर में ना, तो फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन आप क्या चीज़, कौन सी मेडिसिन उसको देने वाले हो? कॉन्डम कैथेटर, इट इज़ नॉट अ मेडिकेशन, ये क्या है, एक सब्सटीट्यूट, ठीक है। पिथेनेकोल, एड्रीनलिन, नो। एट्रोपिन सल्फेट, तो हम उसको देंगे मिथेनॉल, जो कि हेल्प करेगा जो रिटेंशन ऑफ द यूरिन पेशेंट को हो रही है उसे एक्सक्रीट आउट करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को यहाँ देखोगे ना तो मेडिकेशन लिखा है, तो उसी हिसाब से कॉन्डम कैथेटर को टिक मत लगाया ना, क्योंकि यहाँ पे मेडिकेशन लिखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ा करो, उसमें देखा करो क्या पीछा है, उसी हिसाब से ऑप्शन को टिक लगाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे, बैचेस जो हैं बहुत ही अच्छे आप लोगों के लिए, फुल रिवीजन फॉर आरआरबी, क्योंकि आरआरबी का पेपर बाय फेब और मार्च होगा, तो अभी आपके पास प्रॉपर 3 मंथ्स बचे हैं और उन 3 मंथ्स में मेरे पास 2 बैचेस हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसकी फीस रहेगी 1299 फॉर 3 मंथ्स, वन टाइम पेमेंट है, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। और अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो थ्योरी बैच, जिसकी जो फीस रहेगी 2299 3 मंथ्स के लिए। सो इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करके इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरी इसमें सारी कवर होगी हमारी, एमसीक्यूज रहेंगे, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। दोनों ही बैचेस में आपको नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स में करवाऊंगी, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले आप इस नंबर पे अपने सारे डिटेल्स मेरे साथ क्लियर कर सकते हो, कोई भी डाउट है क्लियर करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। सो चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। A nurse is going to withdraw the ABG sample through radial artery. During a procedure, a vein prick in place of the artery. What expected is the nurse first response? तो कह रहा है कि जब आप ABG सैंपल लेने जा रहे हो रेडियल आर्टरी से, तो प्रोसीजर के दौरान आपसे वेन भी प्रिक हो गई जो कि आर्टरी के पास थी, ठीक है। तो अब नर्स का फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा? हेमेटोमा फॉर्मेशन एंड कॉम्प्रेक्स द साइट, ब्लड क्लॉट, बट send the lab, take sample from another hand, maintain the record। so देखो अब अगर आप ABG हम कहाँ से लेते हैं? आर्टरी से। आर्टरी में ही देखना है ना हमें ऑक्सीजन लेवल और बाकी गैसेस का लेवल, और अगर आपने उसमें वेन भी पंचर कर दी तो वेन का ब्लड भी आ जाएगा, तो वो तो सैंपल खराब हो गया। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सैंपल जो है दूसरे हाथ से लो, बिकॉज दिस सैंपल शुड बी डिस्कार्डेड बिकॉज इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द आर्टीरियल ब्लड गैस कैलकुलेशंस। नेक्स्ट है, while in the primary cellular process occurring at a fracture site during the initial stage of bone healing in the patient radius fracture, तो सेलुलर प्रोसेस चल रहा है जब फ्रैक्चर की साइड पे पहली स्टेज होती है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हीलिंग ऑफ द फ्रैक्चर बोन, जो आपका हीलिंग ऑफ द बोन एक हमने करवाया है ना मस्कुलोस्केलेटन में, वहाँ से है। तो इनिशियल स्टेज में बोन हीलिंग जो है वो कैसे होती है कि ऑस्टियोब्लास्ट प्रोलिफिकेशन एंड डिपोजिशन ऑफ वोवन बोन, फॉर्मेशन ऑफ हेमेटोमा एंड रिक्रूटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स,
remodeling of woven bone into the lamellar bone, angiogenesis and establishment of vascular network. So it's a formation of hematoma and recruitment of the inflammatory. वहाँ पे क्या बनता है, पहले प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स जो हैं वो एग्रीगेट होते हैं ताकि इन्फेक्शन आगे ना जाए, प्लस वहाँ पे हेमेटोमा फॉर्मेशन होती है. तो ये इनिशियल स्टेज है, ठीक है. और ये स्टेजेस ऑफ बोन हीलिंग है जो हमने मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में किया है. क्लियर. नेक्स्ट है, अ क्लाइंट इज रिटर्निंग टू द होम आफ्टर थायरोडेक्टमी, विच पीस ऑफ इक्विपमेंट शुड बी नर्स प्लेस एट बेड साइड. तो रिटर्निंग आ रहा है पेशेंट रूम में थायरोडेक्टमी के बाद, तो क्या पीस ऑफ इक्विपमेंट आप उसकी बेड साइड पे रखोगे. अ ट्रिक्योस्टमी सेट, अ हेमोस्टेट, अ चेस्ट ट्यूब सिस्टम, वायर कटर. सो इट्स अ ट्रिक्योस्टमी सेट, क्योंकि थायरोडेक्टमी की कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड्स का रिमूव होना. सो उस ब्लीडिंग से एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो एयरवे को कॉम्प्रोमाइज से बचाने के लिए आपको इमीडिएट ट्रिक्योस्टमी करनी पड़ेगी. तो इसके लिए आप बेड साइड पे ट्रिक्योस्टमी सेट रखते हो. नेक्स्ट है, which reflex is elicited by the sudden loud noise for a sudden change in a head position, causing the infant to extend the arms and legs, arc the back and then bring the arm together as if hugging. सो ये कौन सा वाला रिफ्लेक्स है जिसमें जब एक बार आप बहुत लाउड वॉइस निकालते हो तो बच्चा अपने हेड की पोजीशन चेंज कर लेता है, अपने दोनों हाथ और अपने दोनों आर्म्स एंड लेग्स को एक्सटेंड कर लेता है और आर्क ऑफ द बैक को भी क्या करता है, चेंज करता है, और अपनी दोनों आर्म्स को, अपने दोनों हैंड्स को जैसे हम अपने आप को खुद को हक करते हैं वैसे कर लेता है. सो मोरो रिफ्लक्स, बेबिंस्की रिफ्लक्स, ग्रैब्स रिफ्लक्स या फिर रूटिंग रिफ्लक्स. तो इट्स अ मोरो रिफ्लक्स. बहुत बार अगेन एंड अगेन ये क्वेश्चन आया है, रिफ्लक्सेस को अच्छे से याद कर लेना. नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द हिप फ्रैक्चर इज रिसीविंग हेपरिन सबक्यूटेनियसली, विच लेबोरेटरी टेस्ट शुड द नर्स मॉनिटर व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग दिस मेडिकेशन. तो अगर आप किसी को फ्रैक्चर वाले पेशेंट को हेपरिन देने जा रहे हो सबक्यूटेनियसली, तो उससे पहले आप कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट उसका मॉनिटर करोगे. थ्रोम्बोटाइन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, विटामिन के लेवल, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, फिब्रिन स्प्लिट लेवल. सो ये क्वेश्चन वैसे मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुकी हूँ. हेपरिन एंड वारफरिन के लिए 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है. सो वो उसमें से यहाँ पे पूछा है हमें हेपरिन के लिए, तो हेपरिन के लिए कौन सा टेस्ट आप करोगे. सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, नॉर्मल क्राउन रैम्प लेंथ ऑफ द बेबी कितना होता है. सो नॉर्मल इट इज 38 से 50 सेंटीमीटर. सो जिन बच्चों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया है, वेरी गुड, कीप इट अप, यू आर डूइंग वेरी वेल. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को. एंड अगर कोई भी बच्चा न्यू है और बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज पे बात करके, बिकॉज बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं. अब तैयारी होने वाली है ज़ोरों शोरों से, बिकॉज 3 महीने का टाइम बचा है. जो बच्चा आरआरबी के लिए दौड़ रहा है, ये वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है. अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो अपना टाइम वेस्ट मत करो. 3 मंथ्स का बैच है. अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जो आप बेस क्लियर कर चुका है बस उसे ये है कि मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना है, तो 1300 का ये बैच ज्वाइन कर सकता है. अदरवाइज फुल बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से शुरू होने वाला थ्योरी बैच, जिसकी फीस रहेगी 2299. नॉन नर्सिंग की क्लासेस दोनों बैचेस में रहेंगी और लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे. सो मिलती हूँ आपको कल एक नई वीडियो के साथ. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.